नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 जिसका नाम है हास्यकरण की समझ, इस पाठ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, हास्यकरण होता क्या है, इससे पहले कि हम विस्तार से जानें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से जो भी आपको वीडियोस आती हैं उनको ध्यान से सुनिए और वर्कशीट को हल जरूर करिए। उसके साथ साथ आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो आपको विद्यालयों से मिली हैं, उन बुक्स में भी उस चैप्टर को जरूर पढ़ने का प्रयास करें ताकि जो कंसेप्ट आपको करवाए जा रहे हैं वो पक्के हो जाएं और आप एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाएं। तो बच्चों, आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा कि जिन पन्नों पर हम लिखते हैं वहां पर भी एक हाशिया छोड़ा गया होता है। हाशिया मतलब एक ऐसी जगह जो मुख्य पेज का हिस्सा नहीं होती, साइड में होती है। तो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक में हम हाशियाकरण क्यों पढ़ रहे हैं? आपने एक हिंदी में मुहावरा भी सुना होगा, हाशिए पर आना। इसका मतलब जब कोई वस्तु मुख्य धारा का हिस्सा नहीं रहती, कोई रिवाज, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज मुख्य धारा का हिस्सा नहीं होती, तो हम कहते हैं कि वो हाशिए पर है। तो ऐसे ही उदाहरणों के माध्यम से हम यहां पर भी जानेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक में ही दिया गया है कि हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे पर या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों का केंद्र नहीं रहता। और ऐसा आपने खेल के मैदान में या कक्षा में भी महसूस किया होगा कि कोई बच्चा अलग है। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आप में से कोई बच्चा किसी ऐसे भाषाई क्षेत्र में चला गया जहां पर आपकी पहाड़ी भाषा या हिंदी भाषा नहीं समझी जाती। वहां पर मान लीजिए तमिल बोली जाती है, और तो जहां पूरी कक्षा में सारे तमिल वाले लोग हैं, आप अकेले बैठे हो, तो आप उनके खेलों का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, उनकी बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो आप अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप उनके साथ मिक्स नहीं हो पा रहे। उसके पीछे कारण आपकी भाषा रहेगी। तो इसी प्रकार जब भी हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हमारे रिवाज अलग होते हैं, हमारा पहनावा अलग होता है, हमारी भाषा अलग होती है, तो हम अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते हैं। पर यहां पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग होने का मतलब हास्यकरण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अलग होने का मतलब हास्यकरण नहीं होता। भारत बहुत बड़ा देश है, यहां पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न रीति रिवाजों के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर हास्यकरण होता जाएगा। हास्यकरण एक थोड़ी सी नेगेटिव टर्म है। अगर हम किसी दूसरे से अलग हैं तो इसको हम विविधता कहते हैं, और इस विविधता के साथ भी हमारा देश एक अखंड देश है जो विविधता को एक्सेप्ट करते हुए, विविधता को सम्मानित करते हुए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। परंतु यदि समाज में विविधता की वजह से किसी के साथ भेदभाव हो जाए या व्यक्ति विकास की मुख्य धारा का हिस्सा ना रहे, तब उसको हास्यकरण कहते हैं। बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि अलग होने का मतलब हास्यकरण नहीं होता, परंतु जब वो जो हम में विविधता होती है, जब उसकी वजह से किसी के साथ कोई भेदभाव हो जाए या हम अपने मन में एक अवधारणा बना लें कि ये अलग है तो ये ऐसा होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा, तो उससे हमारी एक राय बन जाती है और वहां से हास्यकरण की शुरुआत होती है। आपकी पुस्तक में इसको समझाने के लिए लिखा भी गया है। यहां पर आप देखिए, उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है। अब हास्यकरण की वजहें क्या होती हैं? मैंने पहले भी कहा, या तो अलग भाषा हो सकती है, अलग रीति रिवाज हो सकता है, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के लोग हों। मान लीजिए एक धर्म के लोग अधिक हैं, दूसरे कम हैं, तो उनके साथ भी भेदभाव हो सकता है क्योंकि वो एक दूसरे के रीति रिवाजों में मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो यहां कहा गया है कि अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है? कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी या डर के भाव से देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से
रोक देता है। मतलब हास्यकरण हानिकारक होता है क्योंकि उससे कुछ लोगों को मुख्य धारा का लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे मामले में हास्यकरण, वो विविधता जो है वो हास्यकरण बन जाती है, जबकि विविधता को एंजॉय करना चाहिए, विविधता को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमसे अलग है, कोई बात नहीं, परंतु हम सभी एक देश के नागरिक हैं और हम अपने मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। परंतु यदि वो विविधता भेदभाव का कारण बनती है तो वो हास्यकरण का कारण बनेगी। इसको और बेहतरी से समझने के लिए इस पाठ में हम दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने वेशभूषा, अपने जीवन के तौर तरीकों और अपने धर्म या भाषा के आधार पर जिन्होंने हास्यकरण को सहा है। तो इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हास्य पर माना जाता है, और कारणों पर भी हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इनमें से पहला समुदाय है आदिवासी। आदिवासी आपने सुना होगा, जब भी आदिवासी शब्द आपके कानों में आता है तो आपके मन में कुछ नाचते गाते लोग आ जाते होंगे, अलग वेशभूषा वाले लोग आ जाते होंगे। आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, मतलब एक जगह का जो मूल निवासी है। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं, और भारत की कुल आबादी में से लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है, और ये अधिकतर खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। और आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, हमारे भारत में जो जमशेदपुर है, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये बड़े क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके आसपास भी आदिवासी आबादी काफी है। और भारत में 500 तरह के आदिवासी समूह हैं, और ये किन किन इलाकों में मुख्यतः पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य है हमारा, वहां पर झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। और अकेले उड़ीसा में ही, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। अब क्यों दिखाई देते हैं? आदिवासियों के बीच में ऊंच नीच का भेद नहीं होता, क्योंकि वहां जाति व्यवस्था नहीं होती, जाति वर्ण नहीं होता, यह थोड़ा अलग व्यवस्था होती है। इनके अपने जनजातीय धर्म होते हैं। जैसे आप मुख्य धर्मों की बात करें, इस्लाम, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, ये हमारे मुख्य जो भारत में धर्म हैं। परंतु जो आदिवासी हैं वो इन धर्मों के अलावा वो प्रकृति की उपासना करते हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, प्रकृति के साथ ही उनका संबंध होता है, वैसे ही वो जीवन यापन करते हैं। वो प्रकृति की उपासना करते हैं, वो प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं, ऐसा वो मानते हैं। वो ग्राम देवता की पूजा करते हैं, पवित्र आत्माओं की पूजा करते हैं, घरों में पूजा करते हैं, और इसके साथ साथ वो जो मुख्य धर्म हैं उनके साथ भी जुड़े होते हैं, केवल उन धर्मों को प्रभावित करते हैं। यहां पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि उड़ीसा का जो जगन्नाथ पंथ है वो आदिवासी रीति रिवाजों से प्रभावित हुआ है, और जो बंगाल में तंत्र विद्या चलती है वो भी, तांत्रिक परंपराएं भी आदिवासियों से प्रभावित हुई हैं। अब बहुत सारे ईसाई मिशनरी आदिवासियों के संपर्क में आए हैं, उन्हें कुछ को प्रलोभन देकर, कुछ को उनकी मुसीबतों से निजात पाने का रास्ता बताकर उन्होंने अनेक लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाया है, उनको अपने धर्म के साथ मिलाया है। तो ये इस तरह के कुछ चेंजेस, परिवर्तन धीरे धीरे आदिवासियों के जीवन में आ रहे हैं। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, और ये उतनी ही पुरानी है जितनी संस्कृत, क्योंकि आदिवासी बहुत पुराने लोग हैं जो जंगलों के साथ रहे, जंगलों के साथ ही उनका जीवन विकसित हुआ। जो मुख्य भाषा ज्यादातर आदिवासी लोगों में प्रचलित में थी वो संथाली। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। बहुत सी भाषाएं रही इनकी अपनी, पर संथाली भाषा बड़े ज्यादा आदिवासी बोलते हैं। और अब तो इनकी पत्र पत्रिकाएं भी निकलती हैं और इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद होती हैं। तो यहां पर हमने आदिवासियों के बारे में कुछ जाना। अब ये लोग हास्यकरण पर कैसे आए ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।
तो यहां पर हमने सिर्फ इस समुदाय के बारे में जाना। यहां पर एक चित्र देखिए, ऐसी ही छवि आपके मन में भी आ रही होगी जब भी हम आदिवासी कहते हैं। कुछ अलग होते हैं, पहनावा कुछ अलग है, रीति रिवाज कुछ अलग हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वर्कशीट को जरूर हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।